वर्ण। वर्ण क्या होता है? वर्ण जो है किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अब आप लोग मुझे बताइए कि वर्ण क्या है जो मैं लिख रही हूँ, उसमें जो है हम वर्ण किसको बोलेंगे? इस अ को बोलेंगे या आम को बोलेंगे या राम आम खाता है? बताइए, इन तीनों में से इसको वर्ण बोलेंगे या इसको या इसको? तीनों में से वर्ण हम किसे कहेंगे? तो जो लोग जानते हैं उनके लिए अच्छी बात है, रिवीजन हो जाएगा। और जो लोग नहीं जानते हैं तो उनके लिए बेसिकल बिगनर का मतलब यही है कि हर छोटी छोटी बातों को बताना, क्योंकि जब हमें छोटी छोटी बातें नहीं पता रहती हैं, बड़ी चीजें आती हैं, तो हम उस चीज को हैंडल नहीं कर पाते, नहीं समझ पाते हैं। इसलिए हमें जो है बेसिक तौर पे, बेसिक से एडवांस जाने के लिए हमें छोटी छोटी चीजों को जानना जरूरी है। तो वर्णमाला का जितना टॉपिक था वो तो सब मैं बता चुकी हूँ। अब है हमारा वर्ण। वर्ण होता क्या है? तो जब अ को हम वर्ण बोलेंगे कि आम को वर्ण बोलेंगे या राम आम खाता है इसको वर्ण बोलेंगे। तो हमारा जो है वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण हम उसे कहते हैं जिसके हम टुकड़े ना कर सके या जिसका खंडन ना किया जा सके, जिसका खंडन या टुकड़े टुकड़े नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखिए अ का टुकड़ा कर सकते हैं आप लोग? नहीं कर सकते। अ क्या है? सिंपल है, एक शब्द, एक यही, ये जो अ है और आम है और राम आम खाता है, इन तीनों में जो अ है यही वर्ण है। क्या है? अ क्या है? वर्ण है। आम क्या है? शब्द हो जाएगा। और राम आम खाता है क्या हो जाएगा? वाक्य हो जाएगा। तो वर्णों से जो है शब्द बनता है और शब्दों के समूह से क्या बनता है? वाक्य बनता है। तो तीनों का क्रम क्या है कि पहले क्या आएगा? वर्ण आएगा। ठीक है, जब वर्ण प्लस वर्ण जुड़ते जाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा। ठीक, और जब हमारा शब्द प्लस शब्द हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? वाक्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वाक्य। तो इतना कंफ्यूजन जो हमारा शब्द, वाक्य और वर्ण को लेके होता है वो मैं क्लियर कर दूं आप लोगों के लिए, ताकि वर्ण को समझना आपके लिए क्या हो? आसानी हो। तो सबसे पहले कि वर्णों का जो समूह होगा उससे शब्द बनेगा और शब्दों का जो समूह होगा उससे क्या बनता है? वाक्य बनता है। अब जैसे ये अ है, इसमें अप्रयोग हुआ है। अब इसमें आ है का मात्रा कह लीजिए, चाहे बड़ा आई कह लीजिए, म साथ में एक वर्ण और है। तो इस आम को जब हम तोड़ेंगे तो आ धन म बोलेंगे, तो आ भी वर्ण है और म भी क्या है? वर्ण है। यहाँ पे वर्ण, यहाँ पे वर्ण, दोनों वर्ण प्लस हुए हैं तो क्या बन गया? शब्द बना है। कौन सा शब्द बना है? आम। ठीक, अब ऐसे ही राम आम खाता है, इसमें देखिए राम एक शब्द हो गया, ये आम दूसरा शब्द हो गया, खाता है तीसरा शब्द हो गया, है क्या हो गया? चौथा शब्द हो गया। तो शब्दों का जो समूह है उससे क्या बन गया? हमारा वाक्य बन गया। तो इतनी बात आप लोगों की क्लियर होगी। और हमें पढ़ना क्या है आज? वर्ण। क्या पढ़ना है? वर्ण। तो वाक्य और शब्द क्या होता है ये भी आप लोगों के लिए जानना जरूरी था, इसलिए मैंने बता दिया। तो अब हम जानते हैं अच्छे से कि वर्ण क्या होता है। तो वर्ण जो है किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, जब भी पूछा जाएगा वर्ण क्या होता है तो हम क्या कहेंगे कि किसी भाषा की सूक्ष्मतम, या जैसे हमारा कह लीजिए कोई तत्व है, बनता है, जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्लस इलेक्ट्रॉन, तीनों को मिला के केमिस्ट्री में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये आप लोगों ने सुना है। तो प्लस माइनस जब जुड़ा रहता है एक साथ तो ही किसी पदार्थ की रचना होती है। तो इसी तरह हमारा जितना भी तत्व है या हमारा शरीर ही है तो उसमें जो 5 तत्व है वो जो है मिलके ही क्या बना है? शरीर की रचना बनी हुई है। तो इसी प्रकार जो भी हमारी भाषा है वो किस आधार पे बनी है? वर्णों के आधार पे बनी है। अब जैसे जीवाणु कीटाणु विज्ञान में हम पढ़ते हैं कि कोशिका, सबसे जो कोशिका शब्द आप लोगों ने सुना होगा, कोशिका से जो है किसी जीव का निर्माण होता है। तो जो कोशिका क्या है? मुख्य उसका आधार है। उसी तरह जो ये वर्ण है किसी भी भाषा का सूक्ष्मतम इकाई है या सबसे पहला या मुख्य आधार या नींव क्या है? वर्ण ही है। तो वर्ण जब भी पूछा जाएगा तो हम बोलेंगे किसी भाषा की सूक्ष्मतम। सूक्ष्मतम को आप सबसे छोटी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। साथ ही साथ और जिसके, और क्या है? जिसके टुकड़े ना किए जा सके। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया वर्ण। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? वर्ण। वर्ण क्या है? वर्ण जो है किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसको हम तोड़ नहीं सकते। उसके टुकड़े यदि हम करने चाहे, उसे काट के छोटा करना चाहे तो नहीं कर सकते। अब शब्द है, शब्द को हम तोड़ सकते हैं। कैसे? एक एक वर्ण के रूप में। ठीक है, वाक्य है, वाक्य को हम तोड़ सकते हैं। कैसे? शब्दों के रूप में, क्योंकि शब्दों के समूह से वाक्य बनता है। और शब्द जो है हमारा किससे बनता है? वर्णों के मिलने से बनता है। लेकिन जो वर्ण है उसको हम नहीं तोड़ सकते हैं। वर्ण में उदाहरण में देख लीजिए, जैसे उदाहरण में हमारा क्या है? जितना भी है क्या आ जाएगा? आ जाएगा, आ जाएगा, चाहे क ले लीजिए, चाहे ख ले लीजिए, चाहे च ले लीजिए, चाहे ज ले लीजिए, चाहे इया ले लीजिए। जितना भी हमारा वर्णमाला का वर्ण है, चाहे स्वर वर्ण हो चाहे व्यंजन वर्ण हो, वो किसमें चले जाएंगे? वर्ण में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आ गई कि वर्ण क्या होता है? किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसको हम तोड़ नहीं सकते, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे ही हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब आती है बात की वर्ण के प्रकार। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं?
तो हम पढ़ रहे हैं संस्कृत। क्या पढ़ रहे हैं? संस्कृत। तो संस्कृत में जो वर्ण होते हैं दो प्रकार के होते हैं। जब पूछा जाए कि वर्ण के प्रकार, तो हम क्या बताएंगे? वर्ण के दो प्रकार हैं। कौन कौन से? एक है होता है हमारा स्वर वर्ण और एक होता है व्यंजन वर्ण। एक होता है हमारा स्वर वर्ण और एक होता है हमारा व्यंजन वर्ण। ठीक है, तो यानी वर्ण जिसको हम तोड़ नहीं सकते और किसी भाषा की सबसे मूल इकाई या सूक्ष्मतम इकाई। अब वर्णों के जब प्रकार पूछा जाए तो क्या हम बताएंगे? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब जानते हैं कि स्वर वर्ण क्या होते हैं। किसके बारे में? स्वर वर्ण के बारे में। तो स्वर वर्ण जो है हमारा क्या होता है, यहाँ आप लोग हेडिंग डाल लीजिए। वर्ण, वर्ण जो है दो भागों में बटे हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो जब भी वर्ण के प्रकार पूछे जाएंगे तो हम कितना बताएंगे? दो। एक है स्वर वर्ण और एक है व्यंजन वर्ण। वर्ण हम किसे कहेंगे? अब इस स्वर वर्ण के भी क्या है? प्रकार है, और व्यंजन वर्ण के भी प्रकार है। तो लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि स्वर वर्ण क्या होते हैं। स्वर वर्ण वो होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं, जिसको किसी की सहायता नहीं लेनी पड़े। जैसे किसी राज्य में जो राजा होता है वो किसी की हेल्प नहीं लेता, वो अपना जो है शासन सब पे चलाता है। तो वही काम हमारा क्या है? स्वर वर्णों का है। किसका है? स्वर वर्णों का काम क्या है? राजा के रूप में है। ये क्या होता है? स्वतंत्र होता है और इसे किसी की सहायता, जो स्वर वर्ण होते हैं वो स्वतंत्र होता है, साथ ही साथ उसे जो है किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, नहीं लेनी पड़ती है। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो स्वर वर्ण होते हैं अपने आप में क्या होते हैं? अपने आप में पूर्ण होते हैं। क्या होते हैं? पूर्ण होते हैं। ठीक है, पूर्ण का मतलब पूरा होते हैं, अधूरे नहीं होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, किसी की भी उनकी जरूरत नहीं है। वो क्या है? अपना योगदान देते हैं, किसी से सहायता लेते नहीं है, देते हैं। ठीक है, तो वो वर्ण क्या कहलाएंगे? स्वर वर्ण कहलाएंगे। अब व्यंजन वर्ण क्या होते हैं? कि व्यंजन वर्ण क्या है? स्वतंत्र नहीं होते हैं। अब जब हम किसी के अधीन रहते हैं, अब जैसे राजा है और रानी है, तो राजा तो स्वतंत्र है, कोई भी फैसला कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। अब रानी है, यदि कहीं जाना भी है तो क्या है? राजा से क्या करती है? सहायता लेती है या पूछती है कि मुझे वहां जाना है, मैं जा सकती हूँ कि नहीं जा सकती। जब राजा कहेगा कि हाँ तुम जा सकती हो, तब जो है वो जाएगी। तो यही काम व्यंजन वर्णों का भी है। ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रही हूँ कि आप लोगों के दिमाग में अच्छे से बैठ जाए कि जैसे राजा स्वतंत्र होता है, वो कुछ भी कर सकता है, वही काम स्वर वर्णों का है। वो स्वतंत्र होते हैं और उनके पास जो अधिकार होता है अपने आप में क्या होता है? पूरे होते हैं, उसे किसी की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो व्यंजन है वो रानी की तरह है, वो क्या है? राजा पे डिपेंड है। जब जैसे रानी को कुछ भी करना है तो राजा से सहायता लेंगी तभी वो कर पाएंगी, वैसे अपने मन से करना चाहे तो नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं उनको उनके लिए जो है राजा का जो अस्तित्व है जरूरी है। तो व्यंजन वर्ण वैसे वर्ण होते हैं जो स्वर वर्णों पे आधारित होते हैं, स्वरों पे क्या होते हैं? आश्रित होते हैं। ठीक है, व्यंजन वर्ण स्वरों पे आश्रित होते हैं। इन्हें जो है जब तक स्वर वर्ण सहायता नहीं करेंगे, हम क लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, लेकिन इसको जब हम अ लगा देते हैं तो ये पूरा क बन जाता है। क्या बन जाता है? पूरा क। तो यानी ये जो अ है स्वर वर्ण जुड़ा है। ठीक है, तो ये क जब क में जब स्वर वर्ण जुड़ा तब जाके ये क्या बना? पूरा क बना, नहीं तो ये क्या बनता? आधा था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो ये व्यंजन वर्ण है संस्कृत में क्या है? अर्धमात्रिक है। क्या है? अर्धमात्रिक भी कहे जाते हैं व्यंजन वर्ण। और स्वर वर्ण जो है अपने आप में परिपूर्ण होते हैं, उन्हें किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती है। जब भी व्यंजन वर्ण बनाना होगा तो उसमें हमारा छोटा अ जरूर जुड़ेगा। अब जैसे की बनाना है तो ई की मात्रा जुड़ जाएगा, उ बनाना है तो उ का मात्रा जुड़ जाएगा। अब उ बोलना है तो उ में कुछ जोड़ना है, नहीं जोड़ना है। लेकिन कु बोलना है तो क में उ जोड़ेंगे तभी कु बन पाएगा, वैसे नहीं बन पाएगा। अब प में उ जोड़ेंगे तभी कु बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। अब जैसे उल्लू लिखना है तो उल्लू में उ बन गया। ठीक है, अब हमें पूजा लिखना है तो प में हम उ जोड़ेंगे तब उ बनेगा। उ क्या है? जुड़ा है तभी प पे उ बन, वैसे ही ऑलरेडी पूर जो है नहीं बना हुआ था, प में जब स्वर जुड़ा है उ तभी पूजा बना है शब्द। ठीक है, तो मेरे समझाने का मतलब यही है कि व्यंजन वर्ण जब भी बनेगा तो उसमें जब स्वर जुड़ेगा तभी बनेगा। अब कोई भी नाम है, जैसे रमेशी नाम ले लीजिए, र है, म है, म पे ए का मात्रा है, ए का मात्रा जुड़ा है, फिर जाके म जो है ए का मात्रा स्वर की सहायता लेके ही क्या बना है? में बना है। और र जो है पूरा अ का मात्रा उसमें जुड़ा है, स में भी अ का मात्रा जुड़ा है, तो कहीं ना कहीं जाके वो बना है। तो संस्कृत में जो वर्ण है वो दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहेंगे? जो स्वतंत्र होते हैं, जिसे किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती और वो अपने आप में क्या होते हैं? पूरे होते हैं। और जैसे क्या कौन कौन से आ जाएंगे हमारे? अ है, आ है, ई है, उ है, री है, ए है, ऐ है, ओ है और औ है। तो ये सब हमारे किसमें चले जाएंगे? स्वर वर्णों में चले जाएंगे। अब ये क से लेके ज्ञ तक जो है हमारा ख है, चाहे गो है, चाहे ज है, चाहे झ है, सब किसमें चले जाएंगे? हमारे व्यंजन वर्णों में चले जाएंगे। लेकिन ये संस्कृत में ऐसे लिखाते हैं, हलंत के साथ लिखाते हैं। लेकिन इसको जब भी अब जैसे हमको ख लिखना है, पूरा ऐसा ख जब हमको लिखना है तो कैसे बनेगा संस्कृत में? एक तो ख में विसर्ग लगा रहेगा और साथ में जब हमारे साथ स्वर वर्ण जुड़ेगा तब जाके ऐसे ख बनेगा संस्कृत में। तो संस्कृत में व्यंजन वर्ण जो है स्वरों पे आश्रित है
यदि ऐसे लिखा है तो समझ जाएंगे कि क्या है, आधा है। तो व्यंजन वर्णों को अर्धमात्रिक भी बोलते हैं। अब ये तो हम लोग मोटा मोटा जाने हैं कि संस्कृत में जो वर्ण होते हैं क्या होते हैं, स्वर वर्ण होते हैं तो क्या होते हैं। अब है कि अब स्वर वर्ण तो जान गए, व्यंजन वर्ण भी जान गए कि व्यंजन वर्ण जो है स्वरों पे आश्रित होते हैं और स्वर क्या है, किसी पे आश्रित नहीं होते, अपने आप में पूर्ण होते हैं। अब इनके भी प्रकार है, स्वर वर्णों के भी प्रकार है, व्यंजन वर्णों के भी प्रकार है। तो हम लोग पहले तो जानेंगे कि स्वर वर्ण जो है कैसे है। अब व्यंजन संस्कृत की जो वर्णमाला है अ ई उ ऋ ली क से लेके हल तक, उसमें जो है स्वर वर्ण कौन से हैं और व्यंजन वर्ण कौन से हैं, पहले ये जान लेते हैं। तो स्वर वर्ण हमारे आ जाएंगे, उसके आधार पर स्वर वर्ण जो हमारा जो संस्कृत में स्वर वर्ण है वो कितने प्रकार में बट जाता है। एक तो बटता है हिश, किसमें बटता है, हिश पहला, फिर दीर्घ, और फिर किसमें बटता है, पुलुत में बटता है। किसमें बटता है, जो संस्कृत वर्णमाला है उसके आधार पर बता रहे हैं। व्यंजन वर्ण हमारा किसमें बढ़ जाएगा, एक तो स्पर्श में चला जाएगा, क से जो म तक है वो हमारा स्पर्श में चला जाएगा। फिर अंतस्थ है, अंतस्थ में हमारा य व र ल, ठीक है। फिर क्या है, ऊष्म, इसमें है ऊष्म, ऊष्म में क्या है, तीनों स और ह हमारा आता है। तो हिश, हिश में हमारा क्या आ जाता है, जैसे अ है, दीर्घ में क्या आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा, प्लुत में क्या आ जाता है, ऐसे करके जो है आगे जब ऐसे तीन बना दिया जाता है, यानी ये किसमें चला जाएगा, प्लुत में चला जाएगा। स्पर्श में हमारा क्या है, क से म तक का है वर्ण, जो क ख ग घ अंगा च छ ज इ ट ठ ड ण त थ द न प प ब म, जो हम हिंदी में पढ़ते हैं क से म, वो वर्ण किसमें चला जाएगा, स्पर्श में चला जाएगा। और संस्कृत में हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो व्यंजन वर्ण है जब भी हम लिखेंगे तो उसके नीचे हलंत लगा हुआ हमें मिलेगा, ठीक है। यदि हलंत नहीं लगा है तो यानी वो उसके साथ स्वर वर्ण जुड़ा है। अंतस्थ में हमारा क्या आ जाएगा, य व र ल, और ऊष्म में तीनों स और ह। ये तो हमारा है मोटा मोटा जो हमारी संस्कृत की वर्णमाला है अ ई उ ऋ ली क ए ओ अंगा ए ओ च ह य व र ट ल ड़ ञ म अंगाड़ा न म झ भ ञ घ ड़ ध स क प छ ट च ट त व क प य श स स र ह ल, उस आधार पे। अब एक आता है और हमारा संयुक्त, संयुक्त जो इसमें आता है व्यंजन में, संयुक्त व्यंजन, तो वो क्या है, प्रयोग के आधार पे है। इसका प्रयोग कंपलसरी था। अब जैसे हम छत्री बोलते हैं, क्या लिखे, छत्री, चाहे ज्ञानी लिखे, ठीक है, हमें यहाँ छ ज्ञात की जरूरत पड़ी तो उस आधार पे है, ठीक है। तो संयुक्त व्यंजन भी एक प्रकार है, लेकिन संस्कृत वर्णमाला के आधार पे तीन ही है, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। और जो संयुक्त वाला है वो प्रयोग के आधार पर ले लिया जाता है, तो वो जो है आधुनिक संस्कृत वर्णमाला के अनुसार है, लेकिन जो पाणिनि जी ने दिया है हमारा संस्कृत वर्णमाला, उसमें जो है उस आधार पे स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म इन्हीं तीन भागों में बटा हुआ है। अब और हम जान लेते हैं कि वर्ण में आता है हमारा वर्ण विन्यास। ये जो हमारी क्लास 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12 के में जो है हमारा मिलता है। जैसे कोई शब्द दे दिया हमारा नमस्कार, ठीक है, कह दिया कि इस शब्द का वर्ण विन्यास करिए, वर्ण विन्यास, ये जो है हमारा प्रश्न बन के आता है कि कोई शब्द दे देंगे और कह देंगे कि वर्ण विन्यास इसका निकालिए, तो हम नहीं समझ पाते हैं छोटी क्लासों में। अब जैसे ये नमस्कार है, इसको जब हम तोड़ेंगे तो पहला तो हमारा न बना, ठीक, संस्कृत में कैसे बनेगा, न, फिर अ। अब यहाँ न पूरा है, यानी न के साथ अ क्या है, जुड़ा हुआ है। म है, पूरा है, यानी यहाँ पे भी म के साथ अ क्या है, जुड़ा हुआ है। अब ये स क्या है, आधा है, क्या है, आधा है, तो इसमें जो है स्वर वर्ण अ नहीं जोड़ेंगे। धन क है, क में जो है आ का मात्रा है, ठीक, तो यहाँ पे हम क्या जोड़ेंगे, आ का मात्रा। फिर क्या है, र, क्या है, र। अब इस र में पूरा है र, यानी अ क्या है, इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये जो नमस्कार का यहाँ से लेके यहाँ तक बना है, यही क्या कहलाता है, वर्ण विन्यास। क्या कहलाता है, वर्ण विन्यास। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि नमस्कार शब्द को टुकड़ों में बाटिया या वर्णों के रूप में लिखिए, ऐसे भी प्रश्न आता है। तो नमस्कार शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना, इतने शब्दों से। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 है, और यहाँ कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 शब्द आ गए, 9 वर्ण आ गए, शब्द नहीं वर्ण। कितने वर्ण आ गए, 9 वर्ण आ गए। और यहाँ पे हमें क्या है, इतना छोटा रूप दिख रहा है, यहाँ पे इतना लंबा चौड़ा दिख रहा है। तो ये जो इसका नमस्कार का विस्तार रूप लिखा, विस्तार रूप करके भी पूछा जाता है कि शब्द का विस्तार रूप लिखिए, ठीक है, इस तरह से भी प्रश्न बनता है। तो इसको आप लोग जान लीजिए कि कोई भी शब्द आएगा उसका जब एक एक वर्ण अलग अलग करके हम लिखते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्ण विन्यास बोलते हैं, या शब्द का विस्तार भी बोलते हैं, या वर्णों, कोई जो शब्द है उसका विस्तार रूप क्या है, किन किन वर्णों से मिलकर बना है, ये भी प्रश्न बन के आता है। तो जब कोई शब्द है उसको वर्ण के रूप में हम लिखते हैं, उसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, वर्ण विन्यास बोलते हैं। और भी उदाहरण देख लीजिए, जैसे हमारा बना है शब्द सूरज, क्या बना है, सूरज। अब सूरज में हमारा गच्छति ले लीजिए, आप लोग कंफ्यूजन में हो रही हो। जैसे संस्कृत में हमारा शब्द है पठती, अब इसका पूछ दिया कि वर्ण विन्यास लिखिए चाहे विस्तार रूप लिखिए, तो हम कैसे लिखते हैं, प लिखेंगे, प पूरा है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, पूरा है, यानी अ इसमें क्या है, जुड़ा हुआ है। फिर ठ भी क्या है, पूरा है, यानी ठ में भी अ जुड़ा हुआ है। त है, त में क्या है, छोटी ई की मात्रा है, तो यहाँ त लिखेंगे, और फिर धन क्या हो जाएगा, ई, छोटी ई की मात्रा है तो छोटी ई लिखेंगे। तो इस पद्धति का ये चाहे वर्ण विन्यास कह लीजिए, चाहे इस पद्धति शब्द का ये क्या है, विस्तार रूप है, ठीक है। तो शब्द को तोड़, एक एक वर्ण के रूप में तोड़ के लिखना ही वर्ण विन्यास कहलाता है, विस्तार रूप कहलाता है, ये आप लोग समझ जाइए। और छोटी क्लासों में ऐसे ही पूछ देता है, गच्छति का बताइए, पठती का बताइए, चाहे रामः का बताइए, ऐसे जो है हमारा पूछ देता है। अब गच्छति में देखिए
ग हो गया, ग पूरा है यानी अ क्या है, जुड़ा हुआ है। अब च आधा है तो च में यानी अ नहीं जुड़ा है, तो आधा च लिख दिए। फिर क्या आ गया, छ, छ क्या है, पूरा लिखा हुआ है तो यानी इसमें भी अ जुड़ा हुआ है। ठीक, फिर त में क्या है, छोटी ई की मात्रा जुड़ी हुई है, तो क्या हो गया, गच्छति हो गया। अब ऐसे ही रामा में र है, र में आ का मात्रा जुड़ा है, आ हो गया। फिर म हो गया, फिर म में क्या है, पूरा म है तो यहाँ पे अ जुड़ा है इसका मतलब। और बाद में क्या है हमारा, विसर्ग है, क्या है, विसर्ग है। ठीक है, तो आप लोग आयोग आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा कि वर्ण क्या होता है। वर्ण जो है किसी भाषा की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है जिसको हम तोड़ नहीं सकते। ठीक, अब वर्ण के कितने प्रकार है, दो प्रकार है, एक है स्वर वर्ण, एक है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण क्या है, स्वतंत्र होते हैं, अपने आप में पूर्ण होते हैं। व्यंजन वर्ण क्या है, स्वरों पे आश्रित होते हैं, बिना स्वरों के वो क्या है, आगे नहीं बढ़ सकते। संस्कृत में व्यंजन वर्ण जो है अर्धमात्रिक होते हैं, जिसको अपने आप में पूरा होने के लिए स्वरों की जरूरत हर हाल में पड़ती है। ठीक, फिर है हमारा कि स्वरों के भी प्रकार है, विश्व, दीर्घ, प्लुत। व्यंजन के भी प्रकार हो गए, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, और प्रयोग के आधार पे हमारा संयुक्त भी उसमें जुड़ जाता है। ठीक है, तो मोटा मोटा जो है हम लोग लिख लेते हैं। और वर्ण विन्यास क्या हुआ हमारा, जब किसी शब्द को एक एक वर्ण करके रूप अलग अलग करके लिखते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्ण विन्यास। तो जो शब्द है, वर्णों के समूह से क्या बनता है, शब्द बनता है, और शब्दों के समूह से क्या बनता है, वर्ण वाक्य बनता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले वर्ण, इस वर्ण के दो प्रकार है। ठीक, ये जो वर्ण है क्या है, सूक्ष्मतम इकाई किसकी, किसी भाषा की, किसी भाषा की सूक्ष्मतम इकाई को ही क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। वर्ण के प्रकार पूछा जाएगा तब हम क्या बताएंगे, एक है स्वर वर्ण और एक है व्यंजन वर्ण। एक हमारा स्वर वर्ण, एक हमारा क्या हो जाता है, व्यंजन वर्ण। ठीक है, अब इस स्वर वर्ण के भी प्रकार आ जाते हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अब व्यंजन वर्ण के भी प्रकार है, इसमें भी क्या आ जाएगा, स्पर्श आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा हमारा अंतस्थ और ऊष्म, और क्या जाता है हमारा संयुक्त। संयुक्त जो है हमारा किस पे आता है, प्रयोग के आधार पे आता है। संयुक्त संस्कृत में जो संयुक्त व्यंजन है उनका कहीं जिक्र नहीं है। जो संस्कृत की वर्णमाला है अ से ल तक, उसमें जो संयुक्त वर्णों का प्रयोग नहीं, संयुक्त वर्ण नहीं दिखते हैं, लेकिन संयुक्त वर्णों का जो प्रयोग है उसके आधार पे इसको भी ले लिया गया है। ठीक है, तो मोटी मोटी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो आज की वीडियो आज यहीं तक, और आप लोगों को वीडियो जरा भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप लोगों को पता ही क्या क्या करना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे कि स्वरों के प्रकार जो है वो किस तरह से है और कैसे बने हैं। ठीक है, मात्रा के आधार पे कैसे है, काल के आधार पे बहुत सारी बातें हैं, तो वो हम अगली वीडियो में जानेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।